हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में वैसे तो हम क्लास 9th के चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप क्लास 9th और 10th के लोगों से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे नोट्स को लेकर। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों ने सोचा है एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। तो उस वेबसाइट में आपको सभी आपके 9th क्लास और 10th क्लास के नोट्स जल्द ही मिल जाएंगे। सो एज़ फॉर टुडे आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का 18th चैप्टर डेमोक्रेसी एंड इवॉल्विंग आइडिया। इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है और ये वीडियो में आपको मैंने सारे डेमोक्रेसी के जितने भी रिलेटेड आपके डाउट्स थे उन सबको क्लियर कर दिया था। डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, डेमोक्रेसी एक कैसा सिस्टम होता है, ये सब आप लोग समझ गए थे ये सारी बातें। तो इसीलिए इस वीडियो में हम सारे के सारे टॉपिक्स को इस लेसन के कवर अप कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है मेजॉरिटेरियन वर्सेस इंक्लूसिव। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर पीपल के पास राइट है कंट्री के डिसीजंस बनाने का, लेकिन कई सारे लोग डेमोक्रेसी को मेजॉरिटी विन वाली बात समझ लेते हैं। मेजॉरिटी विन यानी कि उसी मेजॉरिटी की बात पर डेमोक्रेसी चलती है जहाँ पर ज़्यादातर लोगों के वोट्स आते हैं। लेकिन एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सभी लोगों के अलग अलग कल्चर्स, अलग ओपिनियंस और अलग नीड्स हैं, वहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी की बात मानकर डिसीजन लेना डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी अगर हमेशा मेजॉरिटी को यहाँ पर फॉलो करेगी तो ये बात एक सिंपल और स्मॉल डिसीजंस तक तो ठीक है, लेकिन एक बिग इशू अगर आ जाता है और वहाँ पर किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पर भी इस डिसीजन का असर पड़ता है तो इससे डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की बात मानना ठीक नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी की बात मानने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद माइनॉरिटी के लोगों को लेफ्ट आउट और डिसरेस्पेक्टफुल फील हो सकता है, जिसके बाद कंट्री में एंगर और सप्रेशन का माहौल बन जाएगा। तो इसीलिए डिफरेंट सिचुएशंस में या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डेमोक्रेसी को सिर्फ मेजॉरिटी को फॉलो ना करते हुए साथ में इंक्लूसिव अप्रोच भी रखनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी अप्रोच, एक ऐसा डिसीजन बनाना चाहिए जो मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी के लिए भी बिल्कुल ठीक हो, ताकि सभी को यहाँ पर रेस्पेक्टेड और इंक्लूडेड फील करवा सके। नेक्स्ट, इसी बात को आप और ठीक से समझने के लिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बेल्जियम से शुरुआत करते हैं। बेल्जियम यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जहां पर 59% ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ की मेजॉरिटी डच स्पीकिंग पीपल की है, जो कि रहते हैं कंट्री के फ्लेमिश रीजन, यानी कि कंट्री के नॉर्थन पार्ट में। इसे हम फ्लेमिश रीजन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ की जो बची हुई 40% ऑफ पीपल है, ये लोग वैलोनोया में रहते हैं और ये लोग फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। अब यहाँ की जो माइनॉरिटी है, यानी कि सिर्फ 1% पीपल, वो लोग जर्मन स्पीकिंग पीपल है। लेकिन अगर हम इस कंट्री के कैपिटल स्टेट की बात करते हैं या फिर कैपिटल सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ की कैपिटल सिटी ब्रसल्स में 80% ऑफ पीपल फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% ऑफ पीपल डच स्पीकिंग है। डच स्पीकिंग लोग जो कि पूरी कंट्री की मेजॉरिटी है, लेकिन अगर इस कैपिटल सिटी की बात आती है तो कैपिटल सिटी में 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं और इस कैपिटल में डच स्पीकिंग पीपल माइनॉरिटी बनकर रह जाते हैं, इवन दो वो लोग पूरे कंट्री की मेजॉरिटी है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है कंपेयर टू डच स्पीकिंग पीपल, यहाँ के वो लोग रिचर भी थे और ज़्यादा उनके पास पावर भी थी, जिससे कि डच स्पीकिंग पीपल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, जिसकी वजह से यहाँ की कैपिटल सिटी में हमेशा, यानी कि ब्रसल्स में हमेशा एक तनाव और टेंशन का माहौल देखा जा सकता था। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। हमें इतना तो पता ही है कि श्रीलंका एक आइलैंड है और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है, और ये भी हम जानते हैं कि यहाँ पर भी अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ की मेजॉरिटी यानी कि 74% ऑफ पीपल सिंघाला में बात करते हैं और साथ में वो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। अब यहाँ की माइनॉरिटी यानी कि बचे हुए 18% ऑफ पीपल जितने भी यहाँ पर हैं वो लोग तमिल में बात करते हैं और उन लोगों का रिलीजन मेजरली हिंदुइज़्म या फिर इस्लाम होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या एक कंट्री में मेजॉरिटी यानी कि बिगर ग्रुप को हमेशा डिसाइड करने देना चाहिए कंट्री के डिसीजंस के ऊपर, उन्हें अपने डिसीजंस बनाने देने चाहिए? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। अब हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं एज एन एग्जांपल, जो कि है बेल्जियम और श्रीलंका। इन दोनों ही कंट्रीज़ में इस क्वेश्चन को लेकर अलग अलग सल्यूशंस लिए गए हैं या फिर अलग अलग इन लोगों ने
मेजॉरिटी को कुछ लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है राइट्स यहाँ पर डिसीजंस बनाने के। उस हिसाब से हम यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ को एज एन एग्जांपल लेकर देखते हैं कि अगर हमें मेजॉरिटी को डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को ही सारे के सारे राइट्स देने चाहिए डिसीजन मेकिंग के या फिर नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। 1948 के बाद जब श्रीलंका ब्रिटिश रूल से फ्री हुई, उन लोगों को जब ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिला, उसके बाद सिंघाला कम्युनिटी ने जल्द से जल्द अपना एक ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। और उन लोगों का ग्रुप तब का लार्जेस्ट ग्रुप था क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में थे। और उस ग्रुप के लीडर्स को ये चाहिए था कि वो लोग गवर्नमेंट पर सारा का सारा कंट्रोल करें क्योंकि वो लोग कंट्री में मेजॉरिटी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर उन लोगों सिर्फ सिंघाला कम्युनिटी के फेवर में काफ़ी सारे लॉस पास करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर हम इन लॉस की बात करें तो सबसे पहला लॉ था सिंघाला ओनली एक्ट 1956 का। यहाँ पर सिंघाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी पूरी की पूरी श्रीलंकन कंट्री की। लेकिन यहाँ पर जितने भी तमिल स्पीकिंग पीपल थे उनके लिए लाइफ हार्ड होती गई क्योंकि उनके डेली लाइफ, स्कूलिंग और गवर्नमेंट वर्क काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होते जा रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेफरेंशियल जॉब्स और एजुकेशन की। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी होती है वो मेनली सिंघाला पीपल को ही दी जा रही थी, इवन दो यहाँ पर तमिल स्पीकिंग पीपल इक्वली क्वालिफाइड थे, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस सिंघाला स्पीकिंग पीपल को दिया जा रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिर्फ बुद्धिज़्म वाले सपोर्ट की। तो यहाँ पर इन लोगों की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ये कह दिया था कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है बुद्धिज़्म को। ये वो रिलीजन है जो कि मोस्टली सिंघालास फॉलो करते हैं, लेकिन जितने भी तमिल स्पीकिंग पीपल हैं जो कि मेनली हिंदुइज़्म और इस्लाम को फॉलो करते थे, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा कुछ भी लॉ पास नहीं किया गया था। और इस सारे इन स्टेप्स को देखते हुए तमिल स्पीकिंग पीपल को एक्सक्लूडेड, डिसरेस्पेक्टेड और पावरलेस फील होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब ये गवर्नमेंट उनकी नहीं रही। तो इसीलिए तमिल पार्टीज ने सबसे पहले पीसफुल वेज में गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की और मांगने की कोशिश की अपना फ्री ट्रीटमेंट, इक्वल राइट्स और तमिल मेजॉरिटी वाले एरियाज में तमिलियंस की पावर। तो लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी हर डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन फ्रस्ट्रेशन तमिल स्पीकिंग पीपल के अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे और ऐसे ही एक सेपरेट कंट्री की वो लोग धीरे धीरे डिमांड करने लगे, तमिल ईलाम करके। नेक्स्ट बाय 1980s सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुकी थी। यहाँ पर LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम, यहाँ पर आर्म्ड स्ट्रगल्स इन लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से श्रीलंकन कंट्री में ही एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ चुकी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव थी। और इस वॉर की वजह से इन लोगों को मैसिव सफ़रिंग करना पड़ा था। यहाँ पर हज़ारों लोग मारे जा चुके थे और कई सारे तमिली फैमिलीज़ को उनके होम्स, उनके जॉब्स, प्रॉपर्टीज़ और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को खोना पड़ा था। यहाँ पर श्रीलंका एक पहले ऐसी कंट्री हुआ करती थी जहाँ पर अच्छा एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, लेकिन सिविल वॉर के बाद ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इनका सारा पीस डिस्ट्रॉय हो गया और इनकी सारी की सारी इकोनॉमिक ग्रोथ डैमेज हो गई और एक डीप मिसट्रस्ट सा पैदा हो गया दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेजॉरिटेरियनिज्म को श्रीलंकन कंट्री ने कैसे हैंडल किया और इन लोगों की कंट्री पर इस मेजॉरिटी की बात को मानने की वजह से क्या क्या सिचुएशंस आई। अब यहाँ पर श्रीलंका में तो हमने देख लिया कि मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट और लास्ट में एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव सिविल वॉर देखना पड़ा इन लोगों को। अब हम देखते हैं कि बेल्जियम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम ने यहाँ पर अपनी डाइवर्सिटी को काफ़ी वाइसली हैंडल किया क्योंकि बेल्जियम के लीडर्स को अच्छे से ये बात समझ आ गई थी कि डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और साथ में जर्मन स्पीकिंग ये सभी लोगों के अलग अलग नीड्स होती हैं, इन लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। तो इसीलिए सिर्फ मेजॉरिटी को रूल करने की देने की बजाय उन लोगों ने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन को 4 अलग अलग बार चेंज किया क्योंकि वो लोग एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जहाँ पर सारे ग्रुप, सारी कम्युनिटीज़ या फिर सारे अलग अलग लैंग्वेजेस वाली
स्पीकिंग पीपल की कम्युनिटीज़ को इंक्लूडेड और रिस्पेक्टेड वो लोग फील करवा सके। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या क्या किया हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले उन लोगों ने इक्वल मिनिस्टर्स दिए हर किसी की सेंट्रल गवर्नमेंट में। यहाँ पर इन लोगों ने अलग अलग काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स बनाए, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने में इन लोगों ने दो अलग अलग कम्युनिटीज़ यानी कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन लोगों को इक्वल रखा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ताकि अगर वो लोग कोई भी बड़े लॉ को पास करना चाहते हैं तो उससे पहले इन दोनों कम्युनिटीज़ की वो लोग रजामंदी से या फिर एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करके वो लोग तभी उस लॉ को पास करेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि एक ही कम्युनिटी अपने डिसीजंस फोर्स कर रही है या फिर थोप रही है दूसरी कम्युनिटी पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर जो कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे बेल्जियम के नॉर्थन और साउथन एरिया में अलग अलग दो कम्युनिटी के लोग यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग या डच स्पीकिंग लोग रहा करते थे। तो यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसी पावर दे दी गई थी कि वो लोग खुद के स्टेट को आसानी से बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से कंट्रोल कर पा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो गई थी। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल गवर्नमेंट की जो यहाँ की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के लिए बनाई गई थी। मैंने आपको बताया था कि कंट्री की सिचुएशन से टोटली ऑपोजिट यहाँ की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की सिचुएशन अलग थी, क्योंकि तो इसीलिए यहाँ पर ब्रसेल्स को खुद की अपनी गवर्नमेंट दे दी गई थी, जहाँ पर डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स दोनों को इक्वल सीट्स दिए गए थे ताकि दोनों मिलकर डिसीजंस बना सके। तो इस बैलेंस को यहाँ पर दोनों अलग अलग ग्रुप्स ने एक्सेप्ट भी किया और फ्रेंच स्पीकर्स को इक्वालिटी मिल गई ब्रसेल्स में और डच स्पीकर्स को इक्वालिटी मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि कैपिटल स्टेट में भी। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट में, कम्युनिटी गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी नई गवर्नमेंट बनाई बेल्जियम के लोगों ने, जहाँ पर ये एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी बेल्जियम की और लैंग्वेज और कम्युनिटीज़ के लिए ही इसे बनाया गया था। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिलोंग करता है डच कम्युनिटी, डच स्पीकिंग कोई है या फिर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है या फिर जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है, तो वो कंट्री के नॉर्थ साउथ या फिर किसी भी पार्ट में हो रह रहा होगा, वो वहाँ से खुद की कम्युनिटी को वोट दे सकता है। इसी वोट के थ्रू यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सेलेक्ट होगी वो गवर्नमेंट हैंडल करेगी यहाँ के कल्चरल इश्यूज़, लैंग्वेज और एजुकेशन को। तो इवन दो ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अब सुनने में दिख रहा है या फिर लग रहा है, ये बहुत ही अच्छे से काम कर गया, क्योंकि इससे फाइट्स को प्रिवेंट किया जा सकता था और बेल्जियम में यूनिटी प्रोटेक्टेड थी और इसीलिए बेल्जियम एक फेयर ट्रीटमेंट का सिंबल भी बन गया, जहां पर ब्रसेल्स को चूज़ किया गया एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब हम बात करते हैं कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका दो अलग अलग कंट्रीज से क्या सीखा। दोनों ही कंट्रीज़ डेमोक्रेसीज थी, लेकिन उन लोगों ने डाइवर्सिटी को अलग अलग तरीके से हैंडल किया। जहाँ पर बेल्जियम ने अपनी पावर को फेयरली शेयर किया और साथ में सारी कम्युनिटीज़ की रेस्पेक्ट भी की, जिसकी वजह से कंट्री पीसफुल और यूनाइटेड रह पाई। लेकिन वहीं पर श्रीलंका ने सिर्फ मेजॉरिटी को ही रूल करना अलाउ किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एंगर, डिस्क्रिमिनेशन और साथ में एक लंबा डिस्ट्रक्टिव सिविल वॉर भी हुआ। तो इसीलिए हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि रियल यूनिटी एक आती है, रियल यूनिटी पावर को शेयर करने से और रेस्पेक्ट करने से हर कम्युनिटी की। अगर आप पावर को शेयर करेंगे, हर कम्युनिटी की रेस्पेक्ट करेंगे और बिना हर किसी ग्रुप को सप्रेस किए उनकी बात ठीक से सुनेंगे, तो आपकी कंट्री खुद ब खुद ही यूनिटी में आ जाएगी और आप अपनी यूनिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। डेमोक्रेसी एक बेटर आइडिया है कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन की डिग्निटी यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट और उसके फ्रीडम दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि हर पर्सन को यहाँ पर रेस्पेक्टेड फील करना अच्छा लगता है। कई सारी फाइट्स होती ही इस रीज़न के लिए है, जब किसी पर्सन को इंसल्टेड या फिर लेस इंपॉर्टेंट फील होता है, तो कई सारी फाइट्स इसी रीज़न से हो जाती है। तो डेमोक्रेसी एक ऐसे ही आइडिया पर बनी है कि जहाँ पर ऐसा लगे कि हर पर्सन डिजर्व करता है अपनी इक्वल रेस्पेक्ट और फ्रीडम। तो कई सारी सोसाइटीज़ ऐसी है जहाँ पर इनइक्वालिटी सेंचुरीज से चलती आ रही है, तो इसीलिए
टाइम लगता है लोगों को समझाने में या फिर लोगों को एक्सेप्ट करने में कि सभी लोग अब इक्वल हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम वुमेन्स डिग्निटी की ही बात यहाँ पर कर सकते हैं। कई सारी सोसाइटीज़ कंट्रोल की जाती थी मेन के पास्ट में मेन कंट्रोल किया करते थे कई सारी सोसाइटीज़ को, तो वुमेन को अपने राइट्स के लिए ईयर्स तक फाइट करना पड़ा ताकि उन लोगों को भी अपने इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल राइट्स मिल सके। लेकिन आज कई सारी डेमोक्रेसीज इस बात पर एग्री करती है कि वुमेन भी इक्वल ट्रीटमेंट डिज़र्व करती है। इवन दो वुमेन को हमेशा फेयरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है आजकल, फिर भी वो लोग इस बात के लिए फाइट बैक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ और लॉ आज उनकी इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी है जैसे कि यहाँ पर इन स्ट्रगल्स के लिए कोई लीगल सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो इसीलिए वहाँ पर डिग्निटी किसी के लिए भी गारंटीड नहीं है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की वैल्यू के बारे में। तो लोग डेमोक्रेसी को जज करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो कोई नया अपना किसी नए इशू को लेकर कोई एक नया पर्सन आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि जब लोग कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट के बारे में तभी एक्चुअली में लगता है कि डेमोक्रेसी यहाँ पर है, डेमोक्रेसी काम कर रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंट एनफ है कि वो लोग लीडर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और उन्हें अकाउंटेबल भी बता पा रहे हैं। डेमोक्रेसी में पीपल किसी के भी सब्जेक्ट नहीं होते, जहाँ पर उन्हें कोई भी किंग या फिर कोई भी रूलर या फिर कोई डिक्टेटर आ जाए और वो लोग डिक्टेटर्स के सब्जेक्ट्स नहीं कहलाते। यहाँ पर सिटीजन्स होते हैं सभी लोग जिसके पास अपनी अपनी इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी बिलीव करते हैं कि उनका वोट मैटर करता है और वो लोग गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं और ताकि उससे उनकी ओन लाइफ इम्प्रूव हो पाए। बस आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।